नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और डायलॉग मंच का मोटिव है कि यूथ को सही पाथ दिखाना, सही रास्ता दिखाना और साथ ही उसको मोटिवेट करना। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ राहुल पांडे जी भी जुड़े हैं। और राहुल बोला की पीएससी में चयनित थे, जिसके माध्यम से राहुल जी को असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के रूप में तैनात हैं। हम पिछली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो राहुल जी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद जयपुर में 2 वर्ष इन्होंने जॉब भी की। उसके बाद हम देखें तो 2016 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के रूप में इनका चयन हुआ। 2016 से लेकर 2018 तक आपने वहां पर जॉब की और 2018 की पीएससी में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के रूप में चयनित हुए। इस बार अगर हम बात करते हैं 2019 जो परीक्षा थी सीजीपीएससी की, उसका जो रिजल्ट अभी आया है सितंबर 2021 में, तो उसमें राहुल जी ने 67 रैंक क्या की है, प्राप्त की है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर ये है दोस्तों कि राहुल जी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो राहुल जी के अगर हम मेंस के मार्क्स देखें तो मेंस के मार्क्स काफी अच्छे आए हैं, लेकिन इंटरव्यू में काफी कम मार्क मिले हैं, काफी अंक मिले हैं, काफी कम अंक मिले हैं। तो मैं तो यही कहूंगा राहुल जी के बारे में कि बोर्ड ने एकदम तय कर लिया था कि इनको अधिकारी नहीं बनने देना है दोबारा, लेकिन इनको भी जीत थी। कहते हैं ना कि आसमां को जहां जिद थी बिजलियां गिराने की, तो मुझे भी जिद थी वही अपना आशिया बनाने की। तो ऐसे हैं हमारे राहुल पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत राहुल पांडे जी डायलॉग मंच के ऊपर। थैंक यू सर, थैंक और यू। हम आपकी मेहनत को, आपके लेबर को बहुत ज्यादा सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं डायलॉग मंच की ओर से। आपको आपके उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। तो मैं पहले राहुल जी यहीं से बात शुरुआत करूंगा। कैसा मन हुआ जब आपको चला कि इंटरव्यू में काफी कम मार्क्स मेरे को मिले? पहले तो बहुत निराशा हुई क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी जहाँ पे आप कितना भी प्रिपरेशन अपना कर लें, लेकिन जी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि मेरे को वैसा आउटपुट आपको मिलेगा। जी वैसे मेरा ओवरऑल जो इंटरव्यू का जो मेरा अटेम्प्ट था वो एक नॉर्मल और एक एवरेज अटेम्प्ट था। तो जी मैं जैसा मार्क्स चाह रहा था, जितना मिलने का एक्सपेक्ट मैंने किया था जी वैसा नहीं मिला, इसलिए थोड़ा निराशा तो है। अब वही जी है, उस पे और मैं वर्क करूंगा आगे चल के कि और मॉक्स मैं दूंगा। जी। एक्चुअली मैं देख भी रहा था कि काफी कम मार्क्स अगर हम देखें तो अगर हम एक वर्षा बंसल जी हैं जिनको काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं, 130 मार्क्स मिले हैं, हाईएस्ट मार्क्स। जी अगर जी वैसे जी मार्क जी आपको मिले होते जी तो जी। मुझे लगता है कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आई होती और आपको अपने मन मुताबिक पोस्ट मिली होती। लेकिन इंटरव्यू में कम अंक मिलने के कारण ही जी कहीं जी ना जी कहीं गड़बड़ हुआ है। थोड़ा सा राहुल जी मैं जी आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राहुल जी कुछ कहना चाह मैं रहे हैं? वही बोल रहा जी था कि निराशा इस चीज से है कि जब मेरे एक परम मित्र ने मुझे बताया कि आपका जो मेंस का जो नंबर है, अगर उसको जी बस मेंस का नंबर देखा जाए तो आपका 15वां रैंक बन रहा है। जी तो जी उससे थोड़ा निराशा हुई कि तो 20 नंबर और मिलता तो मैं आज क्लास 2 पोस्ट ले लेता। जी। ओके, यानी कि जी अच्छा नंबर मिला होता तो आपको एक अच्छी पोस्ट मिल गई होती, बिल्कुल। जी 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 तो बिल्कुल सही बात है कि अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा बोर्ड ने, है ना, वो कहता नजरे करम कर दिया होता तो हम भी आज टॉपर्स में होते, आज हम भी क्या होते, अच्छी रैंक पे जी जी होते, जी, हमें मन चाही पोस्ट बिल्कुल मिली होती। बिल्कुल बिल्कुल सर। राहुल जी, दो तीन चीजें मैं जी पूछना जी जी चाहूंगा। थोड़ी सी आपकी पृष्ठभूमि के बारे में, क्योंकि मैं तो आपको जी एक विनर के रूप में देख रहा हूँ। भाई जो परीक्षा हमारे हाथ में थी, मुख्य जी जी परीक्षा, उसमें तो हमने जी अपना अच्छा प्रदर्शन किया। जी जी इंटरव्यू में कम रह गए, ठीक है, हम अगली बार प्रयास जी जी करेंगे, जी अगर अच्छे से हो जी जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा जी बात जी करना चाहूंगा आपकी जी पृष्ठभूमि बिल्कुल। के बारे में कि आपका माध्यम क्या है, हम्म। दूसरा आपने एजुकेशन वगैरह, थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे तो ताकि हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि होता क्या है सर, हर एस्पिरेंट्स की, हर सिलेक्टेड कैंडिडेट की अपनी कहानी होती है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो उन कहानियों में अपने आप को ढूंढते हैं कि हाँ, इन परिस्थितियों में मैं भी लड़ सकता हूँ, क्योंकि इसमें राहुल जी निकल कर आए हैं, बिल्कुल इसमें असीम मिश्रा जी निकल कर आई हैं, बिल्कुल। इसमें नील निधि जी निकल कर आए हैं। तो थोड़ा सा हम्म सर आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना हम्म चाहेंगे हम्म हम। हम्म। सर, सबसे पहले आपने जैसे मीडियम की बात की, तो मैं जी ये कहना चाहूंगा कि जो भी सीजीपीएससी के अभी एस्पिरेंट्स हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, जी उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ जो जितने भी मटेरियल उपलब्ध हैं मार्केट में वो जी। ज़्यादातर मटेरियल हिंदी मीडियम में है। ओके। तो जो एस्पिरेंट्स हैं बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेरा भी बैकग्राउंड जो है इंग्लिश मीडियम से है
और मैंने मेंस के सभी पेपर इंग्लिश मीडियम में ही लिखे हैं। तो ओके। मैं यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, तो उसके लिए मेरे हिसाब से जो सोर्सेस जो फेस करते हैं प्रॉब्लम अभी के एस्पिरेंट्स, तो वहाँ मैंने भी 2016 में जब स्टार्ट किया था, तो उस चीज़ को मैंने भी बहुत फेस किया प्रॉब्लम। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। फिर उसके बाद हम ना आगे बढ़े, जैसे समझते हुए कैसे कहाँ सोर्स रेफर करना चाहिए, कौन सा सोर्स, और कैसे कैसे नोट्स अपने तैयार करने चाहिए। जी। तो आपका मीडियम इंग्लिश मीडियम है और आपका कहना है कि हिंदी जी मीडियम वालों के लिए जी। मैटर बहुत सारा मिलता है। तो बात ये उठती है सर, एक छोटा-सा मैं हाँ प्रश्न जी। करता हूँ कि लोकल न्यूज़पेपर अगर हम बात हम्म। करते हैं, यूपीएससी के लिए बात करें, तो उसके लिए हम्म। करंट अफेयर्स बहुत सारे न्यूज़पेपर हम्म। मिल जाता है। द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हाँ हाँ इंडियन हाँ। एक्सप्रेस है। हाँ हाँ लेकिन सर। जब हम बात करेंगे सीजीपीएससी के लिए, हम्म। छत्तीसगढ़ के लिए, तो आपने करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया छत्तीसगढ़ का? हम्म। क्योंकि उसके लिए तो इंग्लिश में न्यूज़पेपर इतने अच्छे नहीं होंगे और हिंदी में भी हैं, तो लोकल टाइप से हैं। उनमें भी उतना अच्छा मैटर नहीं मिलता होगा, तो आपने करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया सर? सर मेरा जो इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्र हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ जी, कि आप जो है ना हिंदी और इंग्लिश को अलग लेके मत चलिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और जी, स्पेशली अगर देखा जाए तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री में आपको सीधी सीधी अगर आपको करंट में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, करंट अफेयर्स मिल रहा है, तो आप उसको हिंदी में भी पढ़ के चीजें समझ सकते हैं और उसका आंसर आप इंग्लिश में दे सकते हैं। इतना जी, मतलब हमारा, जैसे कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो आप इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक एस्पिरेंट कर सकता है। रही जी, बात आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो मेंस में आएगी। और जी, मैंने अपना जो करंट अफेयर्स है, मेरा जो स्ट्रेटेजी रहता था जी, कि मैं एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल फॉलो करता था और वो पर डे बेसिस पे मैंने, या फिर वीकली बेसिस पे मैं उसके करंट अफेयर्स को सुनते रहता था और उसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहता था कि मेरा ओके, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो कि मैं उसके नोट्स बनाऊं। और उसके बाद जब मैं उसको स्क्रीनशॉट्स लेके उसके बाद फिर मैं उसके स्क्रीनशॉट देख लिया करता था, यानी वीकली बेसिस पे, या फिर जी, अगर मैं वीकली फॉलो कर रहा हूँ तो मंथली बेसिस पे। जी, तो वो मेरा रिवीजन हो जाता था। फिर एंड में मैं क्या करता था कि यहाँ पे जैसे एक दो अच्छी अच्छी मैगजीन्स आती हैं, जी, अर्जुना, देन आपका वीके नायक, ये सब मैगजीन्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। तो जी, इनको मैं फॉलो करता था, या फिर टूटेजा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो जी, ये मैगजीन को मैं जब लास्ट में देखता था तो मेरा क्या है, पहले ही से पढ़ा हुआ रहता था चीज़ें, और वो चीज़ जी, रिवाइज होती थी, तो ईजिली यानी कि मैं उसको जो भी कंटेंट है उसको मैं एग्जाम तक लेके जा सकता था। इतना रिटेंशन हो जाता है फिर आपका। ओके। तो यानी बड़ा स्मार्टली आपने पढ़ाई की, आपने यूट्यूब का भी सहारा लिया, बुक्स का भी सहारा लिया और सब जगह से बिल्कुल। मैटर कलेक्ट किया और फिर अपना आपको बिल्कुल। आपने अपना प्रदर्शन किया। तो सर ये तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बात जी, हो गई। जी, जी। और थोड़ा मैं आपकी बैकग्राउंड के बारे जी, में कि जी। आप कैसे पढ़े, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही पढ़ने की, इसको थोड़ा बताइए, कब से आपने तैयारी शुरू की? थोड़ा-सा सर इसको भी बताइएगा। सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, जी, ठीक है? उसके बाद मेरा जो पहले ही से मोटिव ये था कि मेरे को पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, लेकिन मेरा उतना अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। जी, तो मेरा जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो जी, फिर मैंने ज्वाइन किया जॉब जयपुर में, जी, प्राइवेट कंपनी में। देन वहाँ पे मैं पढ़ाई भी करता था साथ में और जॉब भी करता था। फिर मैंने देखा कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे से कि जी, मैं उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकूँ। तो फिर मैंने वहाँ से अपना जॉब रिज़ाइन किया। देन यहाँ पे आके लगभग 6 मंथ्स तैयारी की, उसके बाद मेरा आरआई का एग्ज़ाम निकल गया था। जी, देन मैंने आरआई ज्वाइन किया। आरआई ज्वाइन करने के बाद फिर कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करते रहा। जी, मेरा अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ मीडियम नहीं, आप मेरे हिसाब से कोई भी एस्पिरेंट्स को ना क्या देखना चाहिए कि मैं जो अपना इनपुट दे रहा हूँ उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट मैं ले सकूं। मेरी ये जी, स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं उस एरिया में अपना इनपुट दूं जहां से मैक्सिमम आउटपुट मैं ले सकूं। तो मेरे हिसाब से आप खुद से एनालिसिस करें चीज़ों का। और मेरे हिसाब से दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनालिसिस करने के लिए। एक तो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, जी, चाहे वो प्री के हो या मेंस के हों, जी, उसको आपको इतनी बार देख लेना है, खासकर मेंस के पेपर को इतनी बार देख लेना है कि आप जैसे आप पढ़ रहे हो कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो या कोई भी जी, सब्जेक्ट हो, तो पर्टिकुलर आप टॉपिक को पढ़ते समय ये एनालाइज कर सके, हाँ इससे ये क्वेश्चन पूछा था और इस पर्टिकुलर ईयर में पूछा था। हम लोग इतनी बार उस क्वेश्चन पेपर को देख लिए रहते हैं कि ये चीज हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो उससे क्या है, एक एस्पिरेंट को ये पता चल जाता है कि यार ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं उस चीज को। और जो पहले पेपर में आया है वैसे ही ट्रेंड, लगभग ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है सर।
जी अगर जैसे अभी लास्ट 2 इयर्स में जैसा ट्रेंड चेंज हुआ है बीच में, तो जी वो पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो अप होगा। जी जी खासकर मैं मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जी तो एक एस्पिरेंट को मेरे हिसाब से ये एनालाइज करना चाहिए कि पेपर कैसा है और उसके अकॉर्डिंग मैं पढूं। तो ये ऐसा मैंने तैयार किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप अपने अगर आपने आपको चेक नहीं करेंगे तो आप कभी भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और बिल्कुल चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज। जी आप अगर टेस्ट सीरीज चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट का हो, वो टेस्ट सीरीज आपको यही जज करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और जी इवन ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जहाँ पे करीबन 100-150 लोग दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। जी। तो आपने एक तो ये कहेंगे हम कि टेस्ट सीरीज पर फोकस किया, प्री हो मेंस हो, इवन इंटरव्यू भी अगर हम्म, हमारा है तो इंटरव्यू में ज्यादा मौक देंगे तो आपको बेटर रहेगा। एक तो आपका टेस्ट सीरीज, बिल्कुल, और नो डाउट दूसरा सर। हाँ, सही। लास्ट ईयर के जी सर। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, पैटर्न कैसा रहेगा, तो उसको हम्म, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात हम्म, लगी कि डेली रूटीन से इतना पढ़ दें, पेपर को इतना देख दें कि जब हम उस टॉपिक को पढ़ें तो हमें ये याद आ जाए कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था, ऐसे पूछा गया था। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली बिल्कुल आपने सर। तो सर, हम बिल्कुल ये कह सर। सकते हैं कि जी जी। जैसे एक व्यक्ति के लिए अपनी ग्रंथ होते हैं, तो गीता हो, कुरान हो, हम्म, बाइबिल हो, या हमारा हम्म, 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 गुरु ग्रंथ साहिब, वो सब। हम्म, तो उसी तरह एक भी अभ्यर्थी के हम्म, लिए जी। लास्ट ईयर के प्रीवियस के पेपर ही उसके लिए उस तरह मायने करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। पेपर्स होते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, बड़ा अच्छा बिल्कुल सर, सर। आपने बहुत अच्छी बात बताई और सर सर आपने। इससे ना आपका सिर्फ और सिर्फ, हाँ, और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर कि जी इससे सिर्फ आपका ये नहीं क्लियर होगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको ये भी क्लियर होगा कि वहाँ जो क्वेश्चन सेटर हैं उन लोग किस एरिया से क्वेश्चन पूछना पसंद करते हैं। उससे क्या है, आपका जो जो कोर्स है, चाहे वो आपका पर्टिकुलर अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तो जी अगर आप एंशियंट इंडिया में देखेंगे तो उन लोग कहाँ, जैसे एक पर्टिकुलर हिंदुइज्म, सॉरी, बुद्धिज्म, जैनिज्म पर्टिकुलर एक फेवरेट टॉपिक रहा है। जी तो आप इस चीजों को भी नोटिस करते हुए चलें तो एस्पिरेंट को समझ में आ जाएगा। उससे क्या है, आप अपने जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। जी आप क्या है कि इंसान, मेरे हिसाब से कोई बुक अगर पढ़ रहा है तो पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक ना पढ़े, जी वो पर्टिकुलर उस टॉपिक को पहले पढ़े जो प्रायोरिटाइज कर दे बुक को, कि जी मेरे को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इससे चालू करता हूँ, फिर अंत में जो चीज बचाए, अगर ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं तो लगाइए फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने बोला कि हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से एरिया से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम उस पर ज्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी भी है कि जहाँ से बिल्कुल, क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़े, बिल्कुल, बिल्कुल, और जहाँ से कम आ रहा है तो उसको हम कम भी कर बिल्कुल सर, सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। नहीं तो मैं देखा कई बिल्कुल सर, स्टूडेंट जो है बिल्कुल। कि जहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं उसको प्यार करने लगे पड़े। जैसे हम लोग, आपने कहा मिडिवल इंडिया, तो क्वेश्चन ही नहीं आते, क्या जरूरत है उसको ज्यादा स्टडी करने जी की, जी आप सीधा मॉडर्न फोकस करें, थोड़ा बहुत जी जी एंशिएंट जी, देख लीजिए, काम बन जाएगा। बिल्कुल। दैट्स गुड सर, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई सर। जी जी, बिल्कुल, सर बिल्कुल। थोड़ा सा हम लोग जी बात करें जी। आगे कि आप तो जॉब भी किया, देखिए पहले आप जयपुर में प्राइवेट जॉब किया, फिर आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर ग्रुप में आपका 2 साल जी। आपने जॉब किया, फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आप हम्म, रहे, अभी भी आप काम कर रहे हैं, और अपने इस बार भी हम्म, चयन लिया। हम्म, कैसे सर टाइम को हम्म, मैनेज करते थे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो जॉब भी नहीं कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, सिलेक्शन नहीं हो हाँ पा रहा है, ये है वो है। और आप जॉब करते हुए सिलेक्शन लिए, तो सर पूरा टाइम मैनेजमेंट कैसे था आपका? सर, टाइम मैनेजमेंट तो जैसे, अगर मैं पहले जॉब करने, अगर मैं आरआई के टाइम का बात बताऊं, हम्म। तो आरआई का एक ऐसा यानी कि वर्क है जी कि आपके पास समय नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। जी तो मेरा क्या रहता था कि मैं जब सुबह निकलता था यहाँ पे 9 बजे से घर पे, तो मेरा 40 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस था। ठीक है, तो मैं जी बाइक से जाता था। तो मैं ये ऐसा, मैं अभ्यर्थी लोगों को नहीं बोलूंगा कि ऐसा फॉलो करें, लेकिन वैसा सिचुएशन था तो मैं फॉलो करता था कि मैं क्या है कि अपने, मेरे एक कान में ईयरफोन लगे रहता था और मैं वो करंट अफेयर सुनते हुए जाता था। ठीक जी है, तो मैं ऐसा बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर आपके आसपास अगर आपका ऑफिस है, तो जी आप अगर पैदल चलते हुए भी जा रहे हैं तो आप सुबह सुबह का न्यूज़पेपर तो पढ़ के जा सकते हैं, या एक करंट अफेयर्स का जो बुकलेट है उसको पढ़ते हुए जा सकते हैं। इतना मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका जो टाइम है वो, अगर सुबह, जैसे होता क्या है सर कि कंटिन्यूअस कभी पढ़ाई नहीं हो सकती, जी इंसान को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए रहता है। अगर आप कंटिन्यूअस लेके बैठे हैं तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जी अगर आपको अपना एफिशिएंट पढ़ाई करना है तो बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहें।
तो मेरा क्या रहता था कि सुबह मैं लगभग 9 से 10:30 बजे तक करंट अफेयर्स में पढ़ लिया वहां पे जाते जाते। फिर वहां पे क्या करता था कि वहां काम मेरा खत्म होता था तो 5:30 6 o'clock बज जाता था। ठीक है, तो फिर वहां से फिर आते हुए फिर रिटर्न आते हुए जो चीज है उस चीज को रिवाइज, तो मेरा करंट अफेयर्स ना इसी में सर आते जाते, या फिर वहां पे भी समय मिला तो मैं उसको देख लेता। तो मैंने ये पैटर्न बनाया था कि मैं अपने जॉब के टाइम पीरियड में अगर मेरे को बीच में कुछ समय मिल रहा है या फिर मैं लंच कर रहा हूँ तो मैं उस समय वीडियो देख लूँ। जी। ठीक है, तो मैं ऐसा करता था कि मेरा ये टाइम फ्रेम चले जाए इस पे, और उसके बाद फिर मेरा जो समय बचता था तो मैं करीबन 4 से 5 घंटे का अपना टाइम फ्रेम बना देता था कि मैं एक तो मैं अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ूंगा और एक साइड लैंग्वेज पढ़ते हुए चलूंगा। ओके। तो मेरा ये रहता था कि हाँ, मेरा ये रहता था कि मैं एक साइड 2 घंटे अपना लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ और जी। 2 घंटे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। ओके। तो वैसे करते करते मैं चीज़ों को कंप्लीट करता था। फिर जैसे मेरा लास्ट वीकेंड आता था तो वीकेंड में वो सभी चीज़ों को रिवाइज करता था। ओके। और मैं ये कोशिश करता था कि 1 मंथ के बाद ना मैं उस चीज़ को मैं टेस्ट कर लूँ, मैं जो भी पढ़ा हूँ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, या ओके। फिर एक टेस्ट दे देता था, या फिर अपने अकॉर्डिंग ही ना मैं अपना मतलब एक यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो बुकलेट रहते हैं, आई मीन क्वेश्चन बैंक आते हैं, जी। चाहे वो टुटेजा के हैं या कोई भी हरिराम एनी। पटेल के हैं, जी। तो आप उसको ही निकाल के उसमें से मतलब जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े हैं, वो तो टॉपिक वाइज रहते हैं, तो जो टॉपिक पढ़े हैं उसका एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर लो। तो जी। उससे क्या है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। जी। और मैं ये भी बोलूंगा कि कभी भी आप इंटरव्यू सॉरी मेंस और प्री के प्रिपरेशन को अलग मत करिए। आप कोशिश करिए कि आप जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं जी। उसका आप ना मेंस का भी आंसर राइटिंग करते हुए चलिए। चाहे 2 ही आंसर आप लिख रहे हैं आपका वीक में, तो भी बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। जी। 2-3 बातें बड़ी अच्छी से आपने बोली। एक हमारे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, अब तो सेक्रेटरी लेवल पर हैं। वो मुझे बोलते थे कि मैं जी टाइम को जी जी मैनेजमेंट कैसे करता हूँ? मैंने उनसे पूछा था अक्सर, तो बोलते थे कि एक तो मैं फ़ोन को पूरे दिन हाथ ही नहीं जी। लगाता। मेरा ऑफ़िस का फ़ोन अलग है, जिस पर सबका नंबर ऑफ़िस के बटे हुए हैं, और घर के नंबर का फ़ोन अलग है। तो मैं शाम को जब वॉक करने जाता हूँ, तो जी जी। वॉक करते समय आधे घंटे में सबसे बात करता हूँ कि भाई किसका क्या हाल-चाल है, कि मिस्ड कॉल देखता हूँ, हम्म। कॉल करता हूँ। पूरे दिन मैं फ़ोन को छूता नहीं हूँ। तो आपने भी बड़ा अच्छा बोला कि सुबह हम्म। जाते समय, और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि भैया देखो मैं तो बाइक में हम्म। सुनते हुए जाता था, पर आप मत सुनना। ये बड़ी अच्छी बात बोली। ये किसी को फॉलो भी नहीं करना चाहिए, पता चला एक्सीडेंट ही हम्म। हो जाए। बड़ा अच्छा आपने बोला। हाँ हाँ लेकिन हाँ, हाँ, नहीं नहीं आपका नहीं, बस, वैसा ना करें। हाँ, मोटिव आपका ये था कि भई आपके पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, जो भी है आधा घंटा है, उसको आप यूज़ हम्म। करें। और आजकल तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ऑनलाइन का ज़माना है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, न्यूज़पेपर के एनालिसिस सब लोग डाल देते हैं। तो आराम से हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए भी ईयरफ़ोन लगा के सुनते हुए अपना मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। तो यानी कि टाइम को पूरा यूटिलाइज़ किया जाए, बहुत अच्छा सर। और दूसरी बड़ी बात आपने जो कही कि नोट्स के बारे में जैसे आपने बोला कि हम लोग उसको बनाते जाएँ, और फिर अपना मंथ में कम से कम एक बार चेकिंग हो जाए, और पूरा टाइम शेड्यूल आपने जो बताया, डेफ़िनेटली ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए हम्म। भी बड़ा लाभकारी होगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है सर, जॉब लगने के बाद, और सबसे बड़ी बात थी कि सर आप पहले प्राइवेट हम्म। सेक्टर में चले गए, हम्म। जयपुर चले गए, फिर वहाँ से हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में वापस आना, तो ये भी एक माइंड सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिल्कुल कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में बिल्कुल। आना, काम करना। बड़ा अच्छा सर ये बातें लगी। सर मैं आपका पेपर देख रहा था पूरा। पेपर 1 में भी आपने अच्छे नंबर जी। लिए सर, 122 नंबर आपके हैं, और सबसे बड़ी कमाल का बात तो सर आपका पेपर हम्म। 4 में है सर, 130.5 मार्क्स आपने जी लिए। जी जी तो सर जी पेपर जी 4 की जी क्या जी। स्ट्रैटेजी आपकी रही थी सर, जो इतने अच्छे नंबर आपको पेपर 4 से मिले हैं सर? सर मेरा मानना ये था पेपर 4 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हमेशा से जी। मैथ्स रहा है पीएससी जी। मेंस में। जी। तो जी। आपका जो मैथ्स का जो वो पोर्शन है वो आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि वहां से जी। आप कोशिश करें कि आप एक भी मार्क्स ना छोड़ें। ओके। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, तो आप जितना अच्छे से बनाएंगे वो तो कंप्लीट आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। तो मेरी पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरा जो मैथ्स है वो बहुत अच्छे से रहे, और वो जी। मेरे हिसाब से सही था भी। और दूसरा मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा बड़ा सिलेबस है वो बायो का है। ओके। तो बायो का जो सिलेबस है उसका मेरे हिसाब से इतना लेंदी सिलेबस है कि आपको वो पर्टिकुलर कोई भी यानी थ्योरी है उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। कि जी। मैं अगर आपके सामने अभी मैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलूँ तो आपके सामने वो पर्टिकुलर डायग्राम फॉर्म हो जाना चाहिए, उससे आपको सभी चीजें याद आ जानी चाहिए, इतना अच्छा आपका रिवीजन होना चाहिए।
जी। तो मेरा यही सर स्ट्रैटेजी ये था कि मैंने एक्चुअली स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता हूँ पेपर 4 एंड देन पेपर 1 लैंग्वेज। ओके। ओके। वैसे अगर इसके बाद अगर आपका आपका अगर राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है या आप कर सकते हैं तो ऐसे है इसके बाद। तो ओके। मेरी प्रायोरिटी रहती थी पेपर 4 एंड पेपर 1। तो मैं ओके। इसको ना सबसे सर क्या करते हैं लोग क्या है प्री के बाद भी पढ़ाई के लिए छोड़ते हैं, तो मैंने क्या है इसको पहले से प्रिपेयर करके रखा था। प्री जी। से पहले ही इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था। और जी। खासकर बायो के तो मतलब डायग्राम्स एंड देन उसके पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे थे और जी। अच्छे से उसको रिवाइज करते रहता था। तो काफी मतलब इसमें हेल्पफुल रहा ये चीज। तो मैं यही बोलूंगा एस्पिरेंट से कि आप अपने स्कोरिंग एरियाज पहले देख लीजिए। जी। और अगर आपका नो डाउट जिसका मैथ्स अच्छा नहीं भी है वो भी कोशिश करे कि अच्छा कर ले, क्योंकि यहाँ आपको 100% स्कोर मिल सकता है। सेम गोज फॉर आपका जी। लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज में आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपको आता है, तो नो डाउट वहां पे वो कोई मार्क्स कट नहीं करेगा। तो जी। आप वहाँ दोनों, और इसके लिए जो बुक्स हैं वो भी बहुत राहुल ओके। जी। सर। तो मैं यही बोल रहा था कि मतलब आप अपने जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको पहले ही से टारगेट कर लीजिए कि मेरे को पर्टिकुलर यहाँ पे स्कोर करना है और यहाँ ये मेरे स्ट्रेंथ हैं ये वीकनेस हैं। तो जी। उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। तो मेरा जो मैथ्स मेरा पहले ही से स्ट्रेंथ रहा है, जी। तो मैंने पर्टिकुलर टारगेट कर लिया था कि लैंग्वेज एंड देन लैंग्वेज में मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जी। जी। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि वो स्कोरिंग है तो नो डाउट आप वैसा प्रिपेयर करिए। लोग 145 148 मार्क्स तक लोग लेके आ रहे हैं, तो नो डाउट आप वहाँ पे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इवन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पेपर 4 में भी समथिंग लोग 150 प्लस भी लेके आए हैं, तो आप बिल्कुल। वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी। जी। बिल्कुल पेपर 4 में। लेकिन सर बड़ा अच्छा आपने बातों को बोला, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड होता है ना, तो उनके लिए मैथ्स एक ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अनसुलझी पहेली है। तो उनके लिए ऐसा कुछ मैसेज देना हम्म। चाहेंगे कि जिनको मैथ्स बहुत टफ लगता है? अब मेरे हिसाब से सर एक तो अगर आप आपके पास इतने संसाधन हैं तो आप पर्टिकुलर उसके लिए कोचिंग कर लीजिए। और जी। नहीं है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आज जी। यूट्यूब में आप जो टेंथ लेवल का जो मैथ्स है उसको जी। अच्छे ढंग से बताया जा रहा है, पूरे जी। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया जा रहा है। तो जी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप मेहनत कर लेंगे तो आप उसको जरूर अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि उसका अगर अदर एग्जाम से कंपेयर किया जाए, जैसे कि आपका बैंक के भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, उसके जी। कंपैरिजन जो हमारा सिलेबस है वो कहीं जी। ना कहीं लिमिटेड है। तो आप उतना कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इवन आर्ट स्टूडेंट भी अगर चाहे, और मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि उन्होंने किया है, तो आप बस डरे ना सब्जेक्ट से, खासकर मैथ से। आप उतना कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर 50 मार्क्स अच्छे से आप ला सकते हैं उस चीज को। हाँ, बिल्कुल सही और बात रही बोली है बात सर। अगर आपका, जी, जी, आप बोलें। रही बात आप, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, रही बात आपका एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी की बात, तो वो सब्जेक्ट भी पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपका, अगर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा सिलेबस उसी का दिया हुआ है कि टॉपिक वाइज उसने पूरा चीजों को लिखा है। और अभी तक क्वेश्चन भी पीएससी ने टॉपिक वाइज ही पूछा है। तो वो जी। टॉपिक को अगर आप क्लियरली अगर सर्च करके नेट पे सर्च करके भी आप नोट्स बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ अभी। सर हम मैथ के बारे में बात करें कि मैथ के लिए कोई बुक प्रेफर करेंगे कि जिससे आपने जैसे यूट्यूब आपने बोल दिया कि आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, जी 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 और जी जी परसेंटेज है जी आपका, जी जी रेशियो जी है, उस तरह के प्रश्न आपके आते होंगे। लेकिन कोई बुक भी साथ में आप कर सकते हैं कि इस जी बुक को देख जी लेंगे तो जी। इजी रहेगा, अच्छा रहेगा मैथ के लिए। मेरे हिसाब से अगर अच्छे लेवल की बुक की जाए तो मेरे हिसाब जी। से जो 10th की आरडी शर्मा आती है, जी। जी। अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लें तो नो डाउट उससे बाहर प्रश्न अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आए हैं। ओके। और दूसरा, अगर आप एकदम थोड़ा बेसिक से जाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी को पहले फॉलो करें। फिर अगर जो खासकर जो जिनका कमजोर है मैथ्स में, तो जी। वो क्या है, पहले एनसीईआरटी को फॉलो करें देन आरडी शर्मा में जाएं। ओके, और साइंस के लिए सर क्या कहेंगे? साइंस के लिए कोई खास बुक बोलना चाहेंगे सर? हाँ, साइंस के लिए मैंने फॉलो किया था पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड की, आई मीन एक गाइड आती है, मैंने उसको फॉलो किया था। ओके। मतलब सीबीएसई की अगर गाइड अलग अलग पब्लिकेशन की आती है तो आप कोई भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन को
वो भी इसलिए क्योंकि मुझे ना सीजी बोर्ड का जो 10th का जो बुक है उसकी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं लगती कि एक एस्पिरेंट बहुत इजीली समझ पाए। और ओके। वही अगर मैं सीबीएसई बोर्ड का मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैं पार्शियल नहीं हो रहा हूँ। मैं दोनों बुक को मैं भी एक्चुअली मैं सीजीबीएसई बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ, सीजी बोर्ड का। तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने दोनों बुक पढ़ी है। तो मैं उसको एनालाइज करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ कि सीबीएसई की अगर आप बुक पढ़ेंगे, बुक से ज्यादा अच्छा अगर आप गाइड पढ़ेंगे तो नो डाउट आपको, एक तो गाइड में क्या है पीछे में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप कोशिश करें कि जब आप सीबीएसई की गाइड को फॉलो कर रहे हैं तो सिलेबस सामने रख लें, कौन से चैप्टर्स हमारे वहां से आ रहे हैं उसको आप पढ़ें, पूरा कंप्लीट पढ़ना नहीं है वहां पे। ओके। और सर इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए कुछ सजेशन देंगे सर बुक के लिए, जैसे आपने साइंस के लिए दिया सबके लिए? इकोलॉजी एनवायर हाँ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मेरे हिसाब से अगर आप, जैसे मैंने दो चीज़ों को फॉलो किया था। एक तो विजन आईएएस की एक जी मटेरियल आता है जो जी कि उन लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ऑनलाइन में अपलोड है। तो जी। आप उसका मटेरियल अगर आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो वो भी सफिशिएंट है। ओके। और अगर आप मटेरियल को समझ नहीं पा रहे हैं तो ऑनलाइन आपके अन अकेडमी के वीडियोस हैं या फिर और भी वीडियोस हैं, उसको भी देख लेंगे। तो एक बार अगर आप टॉपिक को थोड़ा अच्छे समझ लिए तो आपको इजी हो जाएगा, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं फिर। राहुल सर, अब मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर वो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा एक इश्यू रहता है कि प्रेजेंटेशन को लेकर, कि हम शुरुआत कहाँ पर करें, एंड कहाँ जी पर करें। और खास तौर से जो अलग अलग वर्ड लिमिट होते हैं, 2 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है या 30 शब्द हैं। तो सर मैं पेपर भी आपके लिए लेकर आया था सर, फोर्थ पेपर। थोड़ा सा सर बताएंगे कि जैसे टू जी मार्क्स जी। का क्वेश्चन है उसको कैसे हम लोग लिखें, कैसे हम लोग हैंडल करें, तो थोड़ा सा बताएंगे सर, तो काफी अच्छा रहेगा सर अभ्यर्थियों के लिए। मेरे हिसाब से सर, जैसे आपका 2 मार्क्स का अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर जी ओम्स लॉ के बारे में पूछा है तो जी आप ओम्स लॉ को जी डायरेक्टली वो पर्टिकुलर लॉ को आप एक्सप्लेन कर दें। जी और वो लॉ को दर्शाते हुए अगर उसका एक्सप्रेशन आप शो कर दें कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, देन v जी इक्वल्स टू आई आर, और जी v इक्वल्स टू आई आर को आप डब्बे जी। में ऐसे क्लोज कर दें, तो ओके। ये आपका सफिशिएंट है 2 मार्क्स। लेकिन अगर वही हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में जाएं, जैसे कि जहाँ पे 4 एप्लीकेशंस ऑफ सोलर सेल दिया है, तो क्लियरली आप उसको पॉइंट वाइज करके लिख दीजिए, फर्स्ट जी जी एप्लीकेशन दिस, सेकंड एप्लीकेशन दिस, थर्ड जी एप्लीकेशन दिस एंड फोर्थ एप्लीकेशन। और मैं ये बोलूंगा कि आप अगर जहाँ पे ऐसे चीजें पूछ रहा है कि जहाँ पे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, तो वहाँ कोशिश करिए कि पॉइंट्स में आंसर दीजिए। तो ओके। उससे क्या है कि जो हाँ आप यानी जो चेक करने वाला है उसको भी चीजें समझ में आए अच्छी तरीके से। जी जी और ये तो हो गई 2 नंबर की बात सर। जी सर। सर 2 मार्क्स के लिए तो हो गया, तो अभी आप सर अगले मार्क्स के लिए बता रहे थे सर, उसके लिए हम बात करें। हाँ मेरा ये कहना है, जैसे 2 मार्क्स में तो आपने ऐसा लिख दिया। जी अब जी आ गए आपके 4 मार्क्स, 8 मार्कर्स, ठीक जी है, लॉन्ग जी आंसर्स हो गए। तो जी लॉन्ग आंसर्स में अगर मैं बायोलॉजी की या पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात की जाए तो जी। वहाँ पे डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके। लेकिन आप कोशिश करें जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे डायग्राम बनाएं। हर जी एक जगह भी डायग्राम कंटिन्यूअस बनाना और उस चीज को पूरा पेपर को मोनोटोनस बना देना भी सही नहीं है। ओके। तो आप जहाँ पे डायग्राम की जरूरत है उसको डायग्राम बनाएं। और लोग क्या करते हैं, डायग्राम बना के उसको लेबल कर देते हैं। पहले तो लेबलिंग बहुत जरूरत है, उसके जी बाद आप वो पर्टिकुलर नीचे में लेबल करने के बाद लिखें फिगर, देन जी फिगर किस चीज का बना है। फॉर एग्जांपल इससे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है तो नीचे लिखें जी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम फिगर दिस। जी एंड देन उस पर्टिकुलर पूरे फिगर को एक बॉक्स में क्लोज कीजिए। जी। तो वो ये एक अच्छा ये प्रेजेंट करने का तरीका है। जब आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ओके। और उसके बाद फिर आप वहाँ पे उसकी साइड में आप अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर दें। चाहे एक अगर 4 नंबर का है तो पर्टिकुलर आप एक पैरा में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ओके। अगर 8 मार्कर है तो आप उसको अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, यानी कि 8 मार्क्स में और आप सजेस्ट रही करें बात, कि पॉइंट वाइज लिखें? हाँ ये देखिए जी दो तरीका हो सकता है। जी एक तो मैं ये बोलूंगा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको अगर 3 पैरा में लिखें
क्वेश्चन आंसर को, तो वो भी सही है, ऐसा भी सही मानते हैं, जिससे लोगों जो चेक करने वाला है उसको अच्छे से क्लैरिटी मिले। और एक चीज और इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन जरूर करिए। ओके, दैट इज अ गुड पॉइंट सर, हाँ ये पॉइंट को अंडरलाइन हाँ, करें। अंडरलाइन करिए, तो उससे जी क्या है कि आप जो चेक करने वाला है, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि जो चेक करने वाला है उसके लिए मैं चीजें आसान करूं, कि वो जैसे मेरा क्वेश्चन का आंसर देखे तो वो ये कीवर्ड को देख के समझ जाए कि ये पर्सन को पता है कि इसके बारे में आइडिया है, इसको टॉपिक के बारे में अच्छे से, और इसने चीजों को कंप्लीट किया है। जी और कोशिश करें कि अंडरलाइन है, अगर 4 नंबर में है तो एक पर्टिकुलर चीज को अंडरलाइन कर दिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा भी चीजों को अंडरलाइन कर दिए कि पूरा आंसर को ही आपने अंडरलाइन कर दिया है। तो जी कोशिश करें कि स्मार्ट वर्क करें और ऐसे अंडरलाइन करें कि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो दिखाई दें। देन आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम को अच्छे से क्लोज करें। जी और मैं ये भी बोलूंगा कि आप बहुत अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर जी आपको समय मिले तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, आंसर राइटिंग के अलग अलग वे होते हैं। जी कई आंसर राइटिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बीच में पर्टिकुलर एक बॉक्स बना दिए ओके और उससे फिर आप एरो पर्टिकुलर निकालते हुए पॉइंट वाइज आप अगर ओके, उसमें लाइक रिप्रेजेंट दैट कर सर, रहे हैं तो वो भी एक अच्छा तरीका है। लाइक हाँ दैट। हाँ हाँ, जी तो हाँ लाइक दैट, हाँ लाइक दैट, अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप इसको, अगर आप पूरे अपने आंसर शीट में एक दो जगह ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए सफिशिएंट है। जी आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को एक तरह ना लिखें, जी ऐसा रिप्रेजेंट करें कि यानी कि वो मोनोटोनस और बोरिंग ना बन जाए कि हर जगह आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जहाँ बिल्कुल। पे नीडेड है जी वहां पे वैसा आप कर दीजिए। जी और आप इसमें क्या है कि लोग क्या है कि प्रेजेंटेशन में क्या है, प्रेजेंटेशन करते करते आप क्या करते हैं कि कभी कभी आप जो स्पेस है उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो कोशिश करिए कि मेरे को स्पेस यूटिलाइज करना है और जो भी मेरे को कंटेंट मेरे को अच्छे से पता है तो मेरे को वहां पे अच्छे से लिखना है, और कोशिश करें कि जितना लाइन है उसके बाहर आप ना जाएं और वर्ड लिमिट्स को भी थोड़ा ध्यान में दें। जी वो तो जैसे आप जितने आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना आपका क्लैरिटी आ जाएगी उस चीज में। जी। सर, एक ये जो 15 अंक का आता है, 175 मार्क्स का जो आता है, ये वो 175 वर्ड का जो आता है, ये सर काफी लेंथी होता है। इसके लिए क्या जी स्ट्रेटजी जी, अपनानी चाहिए सर लिखने के लिए हमें? क्योंकि 100 का तो है और मेरे 125 वर्ड का है, तो ये तो लगभग सेम हो जाएगा सर, लेकिन 175 थोड़ा जी ज्यादा जी लेंथी बड़ा जी, हो जाता है 100 के मुकाबले। तो इसको सर कैसे, जैसे आपने 3 पैरा की बात की, तो देखिए, उसको कितने पैरा में डील करें? हाँ हाँ ये बिल्कुल सर। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी जैसे मैं भूल गया था, जैसे 3 पैरा की मैंने बात की तो मैं उसको वो पर्टिकुलर को भी यहाँ पे ऐड करता हूँ कि 15 मार्कर को लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए। पहले आप जैसे कि क्वेश्चन आया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, गिव द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स मेन स्टेप्स, तो जी आप एक पैरा में डेफिनेशन लिख दिए जी फोटोसिंथेसिस का, जी उसके मेन स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2 करके आपने वो चीज को कंप्लीट किया। देन जी आप सेकंड पैरा में आएंगे, उस पर्टिकुलर का बॉडी, बॉडी में आप जी उस स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे। जी देन उसके बाद आपका एक लास्ट में आएगा कंक्लूजन, जी और ये तो आपका फॉर एग्जांपल बायो है तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन और कोई सब्जेक्ट आ गया जैसे फॉर एग्जांपल करंट से रिलेटेड कोई पॉलिटी का क्वेश्चन है और जी वहां पे आप कुछ अच्छा वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, तो कोशिश करें कि कंक्लूजन ना करके वे फॉरवर्ड लिखें कि ओके फॉर एग्जांपल पीआईएल पे क्वेश्चन है तो पर्टिकुलर आप वहां पे एक बीच में एग्जांपल भी दे सकते हैं बॉडी में, और फिर कंक्लूड करते हुए ये लिख सकते हैं कि पीआईएल बहुत अच्छा है, उसमें दोनों चीज रख सकते हैं कि पॉजिटिव ये हैं नेगेटिव ये हैं, लेकिन हम लोग ये चीज और अच्छे से कर सकते हैं ओके कि यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म तो दिखाई दे रहा है लेकिन जुडिशरी को सेपरेशन ऑफ पावर का ध्यान में देना चाहिए, तो आप ये सुझाव दे रहे हैं। तो वो जो है आपका जो चेकर है अगर ये चीज को देखेगा तो नो डाउट आपको एक अच्छा एक अपर हैंड मिलेगा इसमें मार्किंग में। जी जी बिल्कुल। बड़े अच्छे से सर आपने बात को बताया, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ा लाभकारी फ्रेशर हैं। आज आपने जिस प्रकार से फ्रेम करके बताया सर, और आपने बिल्कुल कि पैरा में कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी, और जो एक दो बार प्री दे चुके हैं कई बार, उनके लिए भी इशू बन जाता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ पर एंड करें, हम कहाँ पर। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी बोली
कि ये नहीं कि आप हर उसके अंदर आप डायग्राम बना रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा कि हर क्वेश्चन में अगर डायग्राम होगा तो एग्जामिनर को यही बुरा लगता है। थोड़ा सा अलग अलग सब स्टाइल आप दिखाएं कि नहीं मेरे को पैरा में लिखना भी आता है, मेरे को पॉइंट में लिखना भी आता है, मेरे को डायग्राम भी बनाना आता है, मेरे को फ्लो चार्ट भी दिखाना आता है, तो वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। हर तरह का जो स्किल है वो सब दिखाएं, बिल्कुल एक जैसा बिल्कुल ना बनाए। बिल्कुल सही बात है सर, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा है। सर मैं देख रहा बिल्कुल था बिल्कुल। आपके एसए में सर अच्छे नंबर है सर। एसए में 129 मार्क्स आपने जी लिए सर। जी और जी जनरली माना जाता है कि साइंस बैकग्राउंड जी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए एसए बड़ा मतलब इजी नहीं होता। जी तो सर आपने एसए के लिए कैसे अपने अपने आप जी। को प्रिपेयर किया कि एसए इतना अच्छा आप लिख कर आए? सर ऐसे मेरा पहले से थोड़ा सही रहा है, मैं काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लेता रहा हूँ स्कूल टाइम से। जी जी तो मेरे हिसाब से ऐसे का जो प्रिपरेशन है वो कभी भी लिख के ही किया जा सकता है। जी आप कंटेंट आपको कितना भी अच्छा पता रहे लेकिन आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जी तो नो डाउट आपको ऐसे में जो है मार्क्स कम हो जाएंगे। जी और ऐसे लिखते वक्त मेरे हिसाब से आप एक एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। एडवर्टाइजमेंट में जो सीजीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट है उसमें एक जी। लाइन है जहाँ पे उसने बताया है कि हमको ऐसे में ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए। फॉर हम्म। एग्जाम्पल कि उन्होंने की बात है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा पकड़ हमारी बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत अच्छा सर लगा। और मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल सभी अभ्यर्थियों को एक तो बड़ी बात आपने बोली कि जो और अभ्यर्थी चूज ना करें, जैसे गोधन वाला आपने बताया कि मोस्टली ने इसको चूज किया होगा, तो अगर आप सबसे डिफरेंट करते हाँ हैं हाँ तो एग्जामिनर में इसका प्रभाव पड़ता है कि हाँ ये बंदा जो है चुनौती लेना जानता है बिल्कुल। और ये सबसे अलग हटकर है, तो अलग हम्म, हटकर इसको मार्क्स दीजिए। ये बड़े अच्छी हम्म, स्ट्रेटजी रहती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल। एक विस्तृत बात हमारे साथ में की। मैं सर यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि कुछ ऐसा मैसेज जो आप सभी युवाओं को, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको देना चाहे ताकि उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए और मैं वो। मेरा जी 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 मैं उनको को एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे सिलेबस से ही है। जी हमारे सिलेबस में एक थ्योरी है, व्रूम की थ्योरी है वो, जी और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्रूम की थ्योरी है। जी व्रूम का ये कहना है कि इंसान को ना सक्सेस तब मिलेगी या जी मोटिवेशन तब आएगा जी जब आपके पास ना मतलब बिलीव हो, जो बिलीव इन द वर्थ ऑफ योर गोल। जी यानी कि आप जो करने जा रहे हो आपको पता है कि वो कुछ है चीज। तो जी वो कुछ है तभी आपको पता चलेगा जब आप उसको सामने से देखेंगे। तो मैं यही जी बोलूंगा जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आप जी आपके आसपास अगर कोई भी डिप्टी कलेक्टर हैं या फिर आप जिस पोस्ट में जाना चाहते हैं जी उनसे हो सके तो सामने वार्तालाप कीजिए। नहीं तो आप जिस जिले में हैं वहां पे कोई भी आसपास ऑफिस है वहां पे अगर आप अपने एसडीएम हो गए या सीईओ हो गए, जिस भी पद में डिप्टी कलेक्टर लोग पोस्टेड रहते हैं या और पोस्ट या डीएसपी हो गए, जी वहां पे उन लोग इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं कि आपको अपना कुछ समय दे सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट जाके अगर मिलेंगे तो नो डाउट आप ना वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होंगे, आपका मोटिवेशन क्रिएट होगा। और जी ये चीज मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि पढ़ाई करना अलग बात होती है लेकिन आपको पर्टिकुलर परसिवियरेंस और विल पावर, जो जी इच्छा शक्ति अंदर से आगे तक आपको लेके जाए, वो रहनी बहुत जरूरी है। क्योंकि जी इतना जल्दी इंसान को सक्सेस नहीं अचीव हो जाता, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और ये लंबा फेस है। तो मैं यही बोलूंगा कि पहला पोर्शन आपका, मैंने जैसा बोला कि बिलीव इन द वर्थ ऑफ योर गोल। जी एंड पहले तो बिलीव हो गया अपने को, लेकिन दूसरा तब आप पढ़ाई करोगे जब मेरे को पता चल जाएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे को सक्सेस दिलाएगा। तो कोशिश जी करिए कि अपने जो सोर्सेस हैं उसको शॉर्ट रखिए और जी वो सोर्सेस को अच्छे से चुनिए कि आप उस पे पछतावा ना हो। बस जी मेरा यही कहना था सर। और मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए डायलॉग मंच का मेरा दिल से बहुत आभार है उनका। और हाँ अगर मेरे थ्रू कोई भी अभ्यर्थी मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आपने इतना अच्छा बताया, खास तौर से पेपर 4 के बारे में, पेपर 2 के बारे में तो डिटेल्स आपने बताया। और लास्ट में कितनी अच्छी बात बोली है आपने कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ऑलरेडी, जो पोस्टेड हैं, आप उनसे मिले, आपके अंदर मोटिवेशन का संचार होगा। और एक पुरानी कहावत कही जाती है सर कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप पॉजिटिव लोगों में रहेंगे, बिल्कुल सर। सकारात्मक लोगों में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। और कहा भी जाता है ना, विश्वास वह शक्ति है बिल्कुल जिससे उजड़ी हुई दुनिया भी दोबारा से बसाई जा सकती है, उसमें प्रकाश लाया जा सकता है। तो ये विश्वास की ताकत होती है। तो उम्मीदों से जीता है आदमी।
तो उसी बिल्कुल। तरह से आपने उम्मीदों की बात की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डायलॉग मंच के लिए आपने खुद डायलॉग मंच को आभार दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपने अपना समय निकाला, और जाहिर सी कि उनको फैक्ट्स चाहिए, जी फैक्ट्स एंड जी 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 फैक्ट्स फैक्ट एंड फिगर्स, यानी कि उनको चाहिए। जी हाँ, तो वो क्या है कि अगर आप लिखने के साथ बीच बीच में फैक्ट्स को भी दर्शाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेल न्यूट्रिशन पे ऐसे है, तो मेल न्यूट्रिशन का आप फैक्ट को दिखाइए कि 37.7% जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चाइल्ड हैं वो मेल न्यूट्रि यानी कि इस यानी कि मेल नरिश्ड हैं, ठीक है। तो जी आप अगर इस चीज को दर्शाते जा रहे हैं तो जी वो एग्जामिनर इस चीज को, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरे सभी फैक्ट्स को एक पर्टिकुलर पैरा में आपने लिख दिया है। ओके सर। आपको वो ओवरऑल थ्रू आउट ऐसे आपको उसको यूज करना है और उस पर्टिकुलर टॉपिक। और मेरे हिसाब से वहां पे ये भी क्लियर दिया है एडवर्टाइजमेंट में कि आपको वहां पे उसके पॉजिटिव्स बताने हैं, उसके नेगेटिव्स भी बताने हैं, फिर जी आपको एक वे फॉरवर्ड बताना है। क्योंकि जी हमारा जो ऐसे का जो टॉपिक है वहां पे आपको क्लियर कट पता होगा कि शब्द के जो लिमिट्स हैं वो बहुत कम कर दिया है जी जी आपका। यानी कि जो मेरे हिसाब से जहां तक यानी कि आपका बहुत लिमिटेड है, और आपको बहुत ज्यादा कंटेंट, जैसे कि यूपीएससी से कंपेयर किया जाए तो उतना बड़ा कंटेंट आपको लिखना नहीं है। तो जी आप पर्टिकुलर एक टॉपिक को अच्छे से आप उसके डेटा को प्रिपेयर करिए। जी और साथ ही साथ आप, अगर मेरे हिसाब से मैंने क्या किया था कि पर्टिकुलर एक फील्ड के डेटा को अलग कर दिया था। फॉर एग्जांपल हेल्थ के डेटा, जी एजुकेशन के डेटा, जी देन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ डेटा है। तो जी वैसे करके आपका एक डेटा शीट होना चाहिए जिसको आप पर्टिकुलर एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर सकें, ओके क्योंकि आपको उसको वहां पे यूटिलाइज करना है। फिर जी फिर मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे आपके एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए टॉपिक जी वाइज। कि अभी जैसा कि पेपर आ गया है कि एकदम पर्टिकुलर टॉपिक आ जाता है, गोधन न्याय योजना, जी ठीक है, देन आपका नेशनल लाइवलीहुड मिशन। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा फोकस कर रही है अभी का जो ट्रेंड चल रहा है। तो आप जी कोशिश करें कि जो ऐसे टॉपिक्स हैं जी उनके नोट्स को एकदम अच्छे से, उनके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स को अच्छे से लिख लें, देन उसके जो सुझाव हैं आपके वो लिख लें, और उसमें जी पर्टिकुलर जो डेटा आपको यूज करना है वो लिख लें। और जी सर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद आप, नो डाउट फिर आपको यानी कि अच्छे मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। तो ये बड़ा अच्छा था, क्योंकि कहा भी जाता जी है करत करत अभ्यास से जड़मति होय सुजान, और रस्सी आवाज जाते सिर पर पड़त निशान। तो अभ्यास प्रैक्टिस मस्ट है सर। बिल्कुल सर अभी बिल्कुल। पेपर हमारे साथ स्क्रीन पे हम्म, हमारे सामने है सर। अगर हम इसमें बात करें, सर आपने कौन से टॉपिक चूज किए हम्म। थे सर? जैसे मान लेते हैं सर, ये 4 टॉपिक हमारे पास हाँ इंडिया के हैं। जी तो जी आपने जब टॉपिक चूज जी किया, जी। तो आपके माइंड में क्या था कि मैं ये टॉपिक चूज करूँ? आपने कौन से टॉपिक चूज किए थे सर? क्योंकि टॉपिक चूज करना भी एक सर होता है कि मैं कौन सा टॉपिक चूज करूँ। कला है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले मेरे हिसाब से ना जैसे मैंने भी अपने सीनियर से काफी पूछा है, तो एक आप पहले तो ये देख लें कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तीनों टॉपिक में कितना अच्छा नॉलेज है। अगर जी आप, जैसे मैं अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में जा रहा हूँ, जी तो जी अगर आपको ये जैसे चारों टॉपिक के अच्छा नॉलेज है, तो आप जी वो कोशिश करिए कि जो बाकी लोग नहीं लिखेंगे वो टॉपिक पे आप लिखिए क्वेश्चंस, ओके ओके ऐसे अटेम्प्ट करिए। जी अगर जी आपको चारों पे अच्छे नॉलेज हैं, और जी अगर मान लीजिए कि अगर आपको फिर वैसे ही सर, अगर आपको आप यानी जितना आपको यानी नॉलेज है, फॉर एग्जांपल 3 पे है तो उसमें भी जी कोशिश करिए कि जो बाकी लोग लिखेंगे उसको मत लिखिए। ठीक है। और अगर आपका मतलब फाइनली अगर आपको लगता है कि वो जो पर्टिकुलर ऐसे है उसका मैं पहले से प्रिपेयर करके रखा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोधन न्याय योजना, जी उसको जनरली बहुत लोग ना पहले से प्रिपेयर करके रखा था। और अगर आप बिल्कुल। पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो नो डाउट, अगर उसको आप ऐसे लिख चुके हैं तो उसको आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जी उस पे आप नो डाउट अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। जी और अगर ऐसा नहीं है सिचुएशन, तो कोशिश करिए कि थोड़ा ऐसा टॉपिक को चुनिए जो बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं, उससे एक अपर हैंड रहता है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी और मेरे हिसाब से ऐसे प्रिपेयर करने का पॉइंट यही है कि एक आप सेक्टर वाइज, आई मीन एक पर्टिकुलर सेक्शन वाइज आप ऐसे को अपना एजुकेशन हो गया या टेक्नोलॉजी हो गया या उस पर्टिकुलर उसमें फ्रेम में करिए। और कोशिश करें कि जब आप यहाँ पे इंडिया का जो को ऐसे लिख रहे हैं, तो उसको ना वहाँ पे अगर आप छत्तीसगढ़ को अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे हैं छत्तीसगढ़ का, तो वहाँ पे आप
मार्क्स जो है लूज करेंगे। कोशिश करिए कि यहाँ पे अगर अब मैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अगर इन ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे आया है तो मैं उसको कैसे यहाँ से कनेक्ट कर सकूं छत्तीसगढ़ से, क्योंकि फिर उससे क्या है, जो चेकर है वो ये सोचता है कि ये जो क्योंकि हम लोग को सर्व करना है छत्तीसगढ़ में, तो नो डाउट आपका हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेवलपमेंट का वो अपने स्टेट से रिलेटेड होना चाहिए, इवन इफ आप ऐसे लिख रहे हैं इंडिया से रिलेटेड। ओके ओके, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने कि जब हम इंडिया वाले भी लिखें तो वहां भी हमें दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ का डाटा यूज करें, छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल हम लोग दे दें, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर प्रभावित होगा कि हाँ वाकई में छत्तीसगढ़ को अच्छे से स्टडी किया है। और ये बहुत सही बात है सर कि आपको कि हमको छत्तीसगढ़ में सही बात है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा पकड़ हमारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा सर लगा। और मुझे लगता है कि सभी अभ्यर्थियों को एक तो बड़ी बात आपने बोली कि जो और अभ्यर्थी चूज ना करें, जैसे गोधन वाला आपने बताया कि मोस्टली ने इसको चूज किया होगा, तो अगर आप सबसे डिफरेंट करते हैं तो एग्जामिनर में इसका प्रभाव पड़ता है कि हाँ ये बंदा जो है चुनौती लेना जानता है और ये सबसे अलग हटकर है, तो अलग हटकर इसको मार्क्स दीजिए। ये बड़े अच्छी स्ट्रेटजी रहती है सर। बिल्कुल सर आपने बहुत अच्छे से एक विस्तृत बात हमारे साथ में की। मैं सर यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि कुछ ऐसा मैसेज जो आप सभी युवाओं को, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको देना चाहे ताकि उनके अंदर ऊर्जा का संचार हो जाए। जी मैं उनको एक ऐसा मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे सिलेबस से ही है। जी, हमारे सिलेबस में एक थ्योरी है, व्रूम की थ्योरी है वो, और वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की व्रूम की थ्योरी है। जी। व्रूम का ये कहना है कि इंसान को ना सक्सेस तब मिलेगी या मोटिवेशन तब आएगा जब आपके पास ना मतलब बिलीव हो, जो बिलीव इन द वर्थ ऑफ योर गोल, यानी कि आप जो करने जा रहे हो आपको पता है कि वो कुछ है चीज, तो वो कुछ है तभी आपको पता चलेगा जब आप उसको सामने से देखेंगे। तो मैं यही बोलूंगा जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आपके आसपास अगर कोई भी डिप्टी कलेक्टर हैं या फिर आप जिस पोस्ट में जाना चाहते हैं उनसे हो सके तो सामने वार्तालाप कीजिए, नहीं तो आप जिस जिले में हैं वहां पे कोई भी आसपास ऑफिस है वहां पे अगर आप अपने एसडीएम हो गए या सीईओ हो गए, जिस भी पद में डिप्टी कलेक्टर लोग पोस्टेड रहते हैं या और पोस्ट या डीएसपी हो गए, वहां पे उन लोग इतने डाउन टू अर्थ रहते हैं कि आपको अपना कुछ समय दे सकते हैं। आप उनसे डायरेक्ट जाके अगर मिलेंगे तो नो डाउट आप ना वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होंगे, आपका मोटिवेशन क्रिएट होगा। और ये चीज मैंने करके देखा है, इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि पढ़ाई करना अलग बात होती है, लेकिन आपको पर्टिकुलर परसिवियरेंस और विल पावर, जो इच्छा शक्ति अंदर से आगे तक आपको लेके जाए, वो रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना जल्दी इंसान को सक्सेस नहीं अचीव हो जाता, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और ये लंबा फेस है। तो मैं यही बोलूंगा कि पहला पोर्शन आपका, मैंने जैसा बोला कि बिलीव इन द वर्थ ऑफ योर गोल, एंड पहले तो बिलीव हो गया अपने को, लेकिन दूसरा तब आप पढ़ाई करोगे जब मेरे को पता चल जाएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे को सक्सेस दिलाएगा। तो कोशिश करिए कि अपने जो सोर्सेस हैं उसको शॉर्ट रखिए और वो सोर्सेस को अच्छे से चुनिए कि आप उस पर पछतावा ना हो। बस मेरा यही कहना था सर, और मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए डायलॉग मंच का मेरा दिल से बहुत आभार है उनका। और अगर मेरे थ्रू कोई भी अभ्यर्थी मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आपने इतना अच्छा बताया, खासतौर से पेपर 4 के बारे में, पेपर 2 के बारे में तो डिटेल्स आपने बताया। और लास्ट में कितनी अच्छी बात बोली है आपने कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी जो पोस्टेड हैं, आप उनसे मिले, आपके अंदर मोटिवेशन का संचार होगा। और एक पुरानी कहावत कही जाती है सर कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप पॉजिटिव लोगों में रहेंगे, बिल्कुल सकारात्मक लोगों में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। और कहा भी जाता है ना, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया भी दोबारा से बसाई जा सकती है, उसमें प्रकाश लाया जा सकता है। तो ये विश्वास की ताकत होती है। तो उम्मीदों से जीता है आदमी। तो उसी तरह से आपने उम्मीदों की बात की, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डायलॉग मंच के लिए आपने खुद डायलॉग मंच को आभार दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपने अपना समय निकाला, और जाहिर सी डायलॉग मंच की ओर से आपको आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये कहेंगे कि जब अगली बार अपना एग्जाम दें तो हम आपको अगली बार जब एग्जाम के बाद इंटरव्यू ले राहुल पांडे जी से, तो हम एक डिप्टी कलेक्टर से लें, यानी कि एसडीएम से लें। तो हमारी बहुत बहुत विशेष सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर।